नाजायज तरीके से एफआईआर लगाई गई और बेगुनाह लोगों के खिलाफ खुला पर्चा लगाया गया कि इनने कंपनी के लोगों को मारा। तीन यानी कि आप देखें इन्वेस्टिगेशन का स्तर ये रहा कि कंपनी वाले पर्चा लगा रहे हैं कि आप उसको बुलाओ, ये प्रोटेस्ट करता था, आप ये फलाना लड़के को बुला लो, नाम दे दे के बुलाए उन्होंने कि जो इधर रोजगार मांगने आते थे। सीसीटीवी फुटेज निकाल के देखा उन्होंने कि ये व्यक्ति रोजगार मांगने आता था, ये मांगने आता था। उनको इतना विक्टिमाइज किया, इतना टॉर्चर किया कि उनको जहनी तौर पर उनके माता पिता सारे जब सड़कों पर आने के लिए तैयार हुए, बात हमने उठाई, सारे मिलके चले तो उनको इंसाफ मिला, उनको इंसाफ मिला। लेकिन स्तर देखे कंपनी का कि बाहर से व्यक्ति लगाने के लिए ताकि लोकल व्यक्ति इधर नहीं आए, झूठे पर्चों में मुलव्वस करने लगे। तो ये कहां का इंसाफ, कौन बोलेगा? यहाँ के विधायक साहब को ऐसी बात बोलनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्टी कमिश्नर साहब की संज्ञान में आई हुई ये बात है, यहाँ के माननीय चीफ मिनिस्टर साहब को इनके खिलाफ बोलना चाहिए था। जबकि मैनिफेस्टो में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में ये बात दर्ज थी कि नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स और नेशनल हाईवे में किसी भी किस्म के जो पैसेंजर चलते या लोग जो जॉब के लिए आते उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। और लेकिन विपरीत रहा, उल्टा हो इस सरकार में। जो उन्होंने न्यूज शहर इंडिया आपका एक मैंने देखा है कि जो हमेशा की तरह ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग करते हैं और हर व्यक्ति हर चीज का पक्ष लेते हैं, चाहे पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। और लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत तभी फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको माना जाता था, इसीलिए कहा जाता था। तो आपने खुद नोटिस किया होगा कि लोगों के बीच में जाना ही लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत, अगर हम लोगों के बीच में गए उसके बाद भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, चाहे सुख हो दुख हो, जहां तक हो सके हमारे पूरे साथी, हमारे पूरे नौजवान भाई माताएं बहनें जहां तक भरपूर सहयोग और साथ दे रहे हैं। जगह जगह जाने का हमारा विजिट बनता रहता है, लोगों की समस्या जहां तक हो सके उनका में भी थी। दिल्ली में कितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के काम हुए आप देख सकते हैं। उसमें टेंडरिंग प्रोसेस में या तो ये कहें कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को कोई भी ग्रांट देने से मना कर दिया है, या भारत सरकार की जो भी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की स्कीम है पूरे भारतवर्ष में चल रही है और जम्मू कश्मीर को नहीं दे रहे हैं, ऐसा तो है ही नहीं। प्रत्याशी खड़ा करेंगे, नौजवानों का रोजगार कहाँ है? 180 से ऊपर व्यक्ति बाहर का यहाँ मरोग में लगा हुआ है, क्यों कोई नहीं बोल रहा है? अब वो नेता कहाँ हैं जो पंजाब हरियाणा से आते थे? अब वो नेता कहाँ हैं जो दिल्ली से आते थे, जो यहाँ आके लोगों को समझाते थे? वो जो चुने हुए नुमाइंदे, वो क्यों नहीं मुद्दा उठाते हैं कि यहाँ के नौजवान जो बेरोजगार है, यहाँ का युवा जो रोजगार के लिए दर बदर घूम रहा है, उनका रोजगार कैसे छीना जा रहा है? आप श्रीनगर में कुछ और कंपनी में जो काम करती है वही कंपनी श्रीनगर में 30-35 हजार देती हैं, वही डोडा में 30-35 हजार देती हैं, और रामबन में क्या देंगे? 18-20 हजार। जैसी गुंडागर्दी कहाँ चलेगी? बाहर से लोग, क्या यहाँ झंडी नहीं लगा सकता? कोई ड्राइवर नहीं मिलता आपको? क्या यहाँ स्किल्ड नहीं है, सेमी स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड नहीं? क्या चाहते क्या है? हर एक कैटेगरी के लोग हैं, हर एक क्लास के लोग हैं। जब इनके लिए आप रोजगार सरकारी दे नहीं सकते तो जो प्राइवेट कंपनियां, वहां भी आप सिर्फ मक्खी के पीछे लगे रहो कि बस अपना पेट भरना चाहिए, क्यों? पार्टी है पीछे, उनका पेट भरना चाहिए क्योंकि उनके साथ पार्टी है, उनका पेट चलना चाहिए क्योंकि शाम को उन्होंने बात कर लिया, उनका पेट चलना चाहिए जिन्होंने एक सोने का कॉइन, सुनने में आजकल पॉपुलर है कि किसी ने सोने का कॉइन लिया है किसी लीडर ने, तो उनका पेट भरे। लेकिन वो जनता के जो राइट हैं, जनता के जो हकूक हैं, उनको किसी भी किस्म से हम खत्म नहीं होने देंगे। उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो लोकल प्रयास हमने किए, थोड़े बहुत व्यक्ति लगे, वो लोकल वहाँ के लोगों ने एजिटेशन किया, रात भर रहे, कंबलों में से सोए, वहीं रोटी खाई। उसके बाद आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सूरज सिंह परिहार साहब, जो कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे असेंबली इलेक्शन के दौरान रावण कॉन्स्टिट्यूंसी से। बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है न्यूज़ शहर इंडिया में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डैंग साहब, और खासतौर न्यूज़ शहर इंडिया का, जो हमेशा लोगों के बीच में जाकर ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग करते रहते हैं। परिहार साहब, अगर हम बात करें ऑल ओवर पूरे J&K की, बहुत सारे सुहावने सपने दिखाए गए थे, हालांकि कुछ एक लोगों के लिए वो पूरे भी किए गए। कैसे देखते हैं जो सत्ता में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्या उन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं जो इलेक्शन दौरान में किए गए थे?
डैंग साहब एक छोटी सी बात बताएंगे तो आपको तो पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रणाली से जिस किस्म से इलेक्शन डेफर हुए थे और पीछे जो कराए गए, आज तकरीबन 10 महीने सरकार को भी बने हुए हो गए हैं, लेकिन किसी भी सरकार की कार्यशैली उसके वचन से होती है, उसके मैनिफेस्टो से होती है, और उसका जनता के प्रति क्या विश्वास है और क्या गारंटी लेके वो सरकार बनाने के लिए आगे गए थे, लोगों के बीच में गए थे, जिसके तहत जनता ने उनको वोट किया, सरकार बनी। लेकिन आप देखेंगे, ये हम नहीं कहते हैं कि सरकार का लोगों के बीच में जिस किस्म का आक्रोश पनप रहा है, जो बजट जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हुआ, आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में दो व्यक्ति मेरे को देखने को मिले, और जनता के मुंह से भी आप देखेंगे। एक तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से बोलने वाला कोई दिखा तो महराज, एमएलए महराज दिखे, और ओपोजिशन की तरफ से अगर कोई देखने को मिला तो लीडर ऑफ ओपोजिशन सुनील शर्मा जी मिले। इसके बाद तो बाकी तो ना कोई मुद्दा हमने देखा कोई जनता का किसी ने उठा रहे थे, कोई ना ही जनता से रिलेटेड कोई इश्यू डिस्कस हुए, और असेंबली में बाकी तो तालियां पीट रहे थे, सिर्फ ये देख रहे थे किसी तरीके से वो भी दिखे कि वो असेंबली में बोल सकते हैं। जनता का विश्वास, जनता की उम्मीद के मुताबिक अगर कोई लोकतांत्रिक प्रणाली में सरकार बनती है तो आप देखेंगे इन्होंने वादा क्या किया था, फ्री सिलेंडर दिया, अंत्योदय जिनको है उनके लिए बताया, ये भी छलावा। वादा किया कि यूथ सर्विस गारंटी एक्ट लाने का विद इन 6 मंथ, लेकिन नहीं लाया, वो ही जनता के साथ छलावा। वादा किया फ्री इलेक्ट्रिसिटी का, आप देख रहे होंगे अब जगह जगह ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स, स्मार्ट मीटर्स लग रहे होंगे, उल्टा उसका काम किया। वादा किया उन्होंने कि भाई हम महिलाओं को फ्री बस सर्विस देंगे, महिलाओं को फ्री बस सर्विस तो दी, लेकिन किराया पुरुषों से डबल ले रहे हैं, ये किस किस्म का वादा था उनका। उन्होंने वादा किया कि रामबन असेंबली में जो रोड्स का मुद्दा था वो विद इन फ्रेमवर्क ऑफ टाइम, विद इन 6 मंथ में उनमें टेंडरिंग करेंगे, और टेंडरिंग की प्रणाली के साथ ही यहाँ रोडों के काम शुरू किया जाएगा। चाहे वो एदवा रोड था, ततारसू वाला रोड था, आप देखेंगे मैत्रा वाला था, कब्बी खतर वाला था, आप देखेंगे उसके बाद ये पोगल एरिया के रोड थे, उसके बाद आप देखेंगे जो कनेक्टिविटी, आप ये कुंडी वाले रोड की बात थी इनकी, और छुचेतर वाले रोड की बात थी, घारी कुमेत वाले रोड की बात थी। और इसी के हिसाब से आप देखेंगे कि जो इन्होंने वादे किए, जो इन्होंने खुद टाइम फ्रेमवर्क सेटअप किया था, उसमें खरा नहीं उतर रहे हैं। जनता का आक्रोश है, जनता आक्रोशित है, जनता के साथ छलावा हुआ। आप रिसेंटली अगर नोटिस करें तो रामबन जिला में माननीय चीफ मिनिस्टर साहब मेरी नॉलेज के हिसाब से 3 बार विजिट किए, और विजिट उनका ठीक है, चीफ मिनिस्टर साहब का विजिट था, लोगों की उम्मीदें थी कि जब रामबन में एक त्रसदी आई 20 अप्रैल की, वो रात कौन भूल सकता है, जब क्लाउड ब्रस्ट हुए, बारिश आई, लैंडस्लाइड्स हुए, नाले आए, और लोगों को मकान, दुकानें, और साथ ही साथ जो खेती वाली जमीनें थे, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट यूनिट थे, जो खोखे थे, वो सारे तबाह हो गए। उसके बाद नेशनल हाईवे की बुरी हालत हो गई थी जगह जगह स्लाइड आने से, और जो नेशनल हाईवे का काम किया हुआ था उसकी पोल आप जग जाहिर खुली उस फ्लड के में देखा होगा आपने कि जो उन्होंने अपनी ढींगे ही की थी, जिस किस्म का सब स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन वाल नेशनल हाईवे के साथ दी गई थी, जिस तरह से अनसेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करके पैसा विड्रॉ किया गया था, जिस किस्म का खिलवाड़, जो अथराइज कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं थे, जिनको टेंडर्स में इन्वॉल्व ही नहीं थे, टेंडर की बिड में जिन्होंने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वो कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया, उन्होंने काम किया। नतीजा क्या रहा? लोगों का नुकसान, जमीनों का, मकानों का, घरों का, फसलों का तबाही हुई। और इसमें आप देखते होंगे पूजा स्थल जैसे धर्मकुंड वाला आपने नोटिस किया होगा, वहां 30 से ज्यादा मकान ढह गए। शेरी वाला एक शिव मंदिर था, धर्मकुंड वाला शिव मंदिर था, कैला मोड़ वाला माता काली का मंदिर था। उसके साथ ही आप इधर वार्ड नंबर 1 में ही देखेंगे मकान, रिहायशी मकान, साथ में मस्जिद थी। और किस किस्म का मटेरियल वगैरह आया। लोगों को उम्मीद थी माननीय चीफ मिनिस्टर साहब पैकेज देंगे स्पेशल, और चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में से क्या दिया लोगों को? रामबन जिला के लोगों को कुछ नहीं। आप देखेंगे कि बागना में 3 व्यक्तियों की बेशकीमती जाने गई, तीनों को रेड क्रॉस की तरफ से डिप्टी कमिश्नर साहब ने 1-1 लाख रुपया दिया था। तो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में से उनको कम से कम 25 लाख मिलना चाहिए थे। कम से कम कुछ 2 रुपये तो देते चीफ मिनिस्टर साहब की मैं अपनी तरफ से इनको देता हूं, कुछ नहीं।
तो ये एक दिखावा है। अब ये गवर्नमेंट सिर्फ नाम की गवर्नमेंट दिख रही है, तो लोगों को अगर पूछेंगे तो लोग नाउमीदी के कागार पर चल रहे हैं। पर ये सब रामबन के साथ इतना कुछ हुआ, नेचुरल क्लाइमेटिक के दौरान इतना डिजास्टर, इतना कुछ सहना पड़ा रामबन को। यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो एमएलए हैं उन्होंने तो डिमांड की होगी ना कि हमारे लोगों को कंपनसेट किया जाए। देखिए, अगर आप पिछला वीडियो माननीय चीफ मिनिस्टर साहब का निकालेंगे, जिन्होंने उसने कहा कि एक सफ़ेद टोपी वाला व्यक्ति रामबन में जो कैंडिडेट के तौर पर था और भाजपा की टिकट के लिए था, वो घूम रहा है, उसको कहिए कि रामबन में राजनीति नहीं करे, दिल्ली में जाके राजनीति करे और वहां से रामबन जिला के लिए स्पेशल पैकेज की व्यवस्था करे। वो कौन था? अब वो जनता को पता है कि कौन था, टोपी वाला। जनता को पूरा पता है। अब उनके साथ हम ही मिले थे, हमारे साथ लड़के मिले थे। अब जनता को तो पूरा पता है और आपको भी पता है कि वो कौन था। अब देखिए कि उम्मीद की क्या थी उनको। फिर अगर वो व्यक्ति दिल्ली में अगर बात करे स्पेशल पैकेज लाए, तो फिर माननीय चीफ मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर की कुर्सी पर बैठने के लिए जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो उम्मीद इस कुर्सी से, वो कौन डिलीवर करेगा? अगर उनका विधायक रामबन असेंबली सेगमेंट में है, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर की असेंबली में या जम्मू कश्मीर के लिए खासतौर रामबन जिला के लिए और रामबन असेंबली सेगमेंट के लिए कौन सा मुद्दा रखा, कितना रिलीफ पैकेज दिया? अब सुनने में आया था कि उन्होंने 1 करोड़ अपना सीडीएफ फंड में से जनरल जो डिजास्टर में इस त्रसदी में जो विक्टिम्स हैं, जनरली ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए दिया है। कम से कम उनसे भी उम्मीद है कि आप एक राइटफुल प्लेटफॉर्म पे चीफ मिनिस्टर साहब को बताएं कि रामबन की जनता को क्या उनको चाहिए और रामबन की जनता का जो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है हाल, तो क्या इनको पूछने के लिए कम से कम वेद जनता कहां जाएगी लोकतांत्रिक प्रणाली में? चीफ मिनिस्टर के पास ही जाएगी। स्पेशल पैकेज चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर साहब देंगे तो प्रेशर सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी बनेंगे। जब चीफ मिनिस्टर साहब ही हमसे उम्मीद करेंगे कि सफेद टोपी वाला दिल्ली में जाए और वो बात करे, फिर चीफ मिनिस्टर साहब को फिर उम्मीद क्या रहेगी उनसे? आप खुद ही सोच सकते हैं। पर ये सब, कल से मैं रामबन डिस्ट्रिक्ट में हूँ और यहाँ पे कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी। राशन को लेकर के लोगों को दिक्कत आ रही है। डिपो जिस स्केल पे होने चाहिए, आबादी जिस हिसाब की है उस हिसाब के डिपो नहीं है, राशन लोगों को प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं जिनके पास डिपो है, राशन डिपो है। उसके अलावा अगर हम सड़कों की बात करें, सड़कों की बुरी हालत है। अगर हम बात करें जल जीवन मिशन की, हर घर नल हर घर जल की, तो लोगों के पास पानी नहीं है, दूर दूर से लोगों को पानी लाना पड़ता है। ये सारी समस्याएं कब ठीक होंगी? देखो, जो समस्या का साधन सरकार के पास है, सरकार का विल पावर अगर स्ट्रांग हो तो समस्या का साधन हो सकता है। अगर सरकार खाली कुर्सी पर बैठने के लिए, अगर घूमने के लिए, लोगों को छलावा करने के लिए बनी हो, तो ना उम्मीदी के कागार पर होती है। अभी ये इस बड़ी त्रसदी में आप देखेंगे कि पहले ही खस्ता हालत थी रोडों की, पहले ही खस्ता हालत थी जेजेएम की, जल जीवन मिशन की, पहले ही खस्ता हालत थी राशन के डिपो की, और इस त्रसदी में अब कितनी और नुकसान हुआ होगा आप समझ सकते हैं इस चीज को। माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब का हम स्पेशल तौर पे शुक्रिया अदा करते हैं, जो लोग अपने मुंह से खुद बोलते हैं कि इस त्रसदी में भी वो जगह जगह पहुंचे और ऐसे एरिया पर पहुंचे जहां आम लीडर या आम जनता का जनमानस नहीं गया। लेकिन माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब अपनी सैलरी में से तो किसी को तो कुछ दे नहीं पाएंगे, अगर देंगे भी तो उन पे विल पर डिपेंड होगा। अगर डिप्टी कमिश्नर के डिस्पोजल पर या सरकार के डिस्पोजल पर कोई पैकेज आता है तो वो भी अश्योरेंस देते हैं। जहां तक जिनका उतना साधन था उन्होंने भरपूर प्रयास किया, गवर्नमेंट से कहीं आगे जाकर उनने व्यक्तिगत तौर पर भी लोगों की मदद की। लेकिन सरकार की तरफ से लोगों को इन सेक्टर्स में अभी तक कोई भी उतनी मदद नहीं मिली है। जहां पहले पानी पहुंचता ही नहीं था, कहीं इक्का दुक्का पाइप थी, वो सारी खत्म हो चुकी। आप देखेंगे जेजेएम की जो पहले इनको पाइपें पहुंची नहीं थी, जहां लगे हुए थे वाटर रिजर्वायर थे, अब इस फ्लड ने और तबाही कर दी। उसके बाद रोड्स की हालत, जिनका प्रायोरिटी वाइज रखे हुए रोड्स थे, उनका एनलिस्ट नहीं, उनका टेंडरिंग प्रोसेस में नहीं जाना कहीं ना कहीं लोगों को धक्का देता है और डेवलपमेंटल वर्क और प्रोजेक्ट बैकफुट पे जाता है। हमें तो लगता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा नाम की, जिस हिसाब से उन्होंने बोला कि चीज नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो सरकार कैसे चलेगी, वो तो खुद रो रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपका इंटेंशन क्या है लोगों के इस घड़ी में। आप देखेंगे कि एक एक डीलर जो माफिया बने हुए हैं, एफसीआई गोडाउन कंगा में है, राशन उधमपुर से सप्लाई होता है, 1, 2 और 3 रुपए नफसबा के तहत जो फ्री राशन 5 किलो लोगों को मिलता था, 2 या 3 रुपए केजी, सरकार उसको फ्री दे रही है। यानी आप मान के लीजिए कि अगर 5 नफर हैं
30 किलो राशन या 90 रुपए का आना था, उस 30 किलो राशन को लेने के लिए जो उसको 90 रुपए देने थे अब फ्री का मिलता है, तो उसको लेने के लिए उसको 500 रुपए खर्चना पड़ता है। बिल्कुल। वो कहां से इंसाफ है? आप पॉलिसी देखिए, गांव से व्यक्ति 100 रुपए देकर राम बनाएगा, 100 रुपए देके वापस जाएगा, अगर 50 रुपए या 100 रुपए का कोई खाना खाएगा 250 रुपए, अगर उस राशन को 5 किलो राशन को फ्री लेने के लिए उसको 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे तो उसके साथ ज्यादती है। बिल्कुल। पॉलिसी क्या होनी चाहिए? पंचायत लेवल पर आप एफसीआई के स्टोर्स रखें, वहां डिपो रखें, पंचायत लेवल पर उसके आगे सब ब्रांच बनाएं, वार्ड लेवल पर डिस्पोजल किया जाए ताकि डोर स्टेप तक फ्री राशन मिले। उसका एक उद्देश्य होता है। एक तरफ आप फ्री राशन दे रहे हैं, मानते हैं जनता को राहत मिल रहा है, दूसरी तरफ उसी घर को आप 400, 800, 1000, 2000 बिजली का बिल दे रहे हैं, उसी घर को आप स्मार्ट मीटर दे रहे हैं। ये कहां का अन्याय है? ये कहां का न्याय है? मेरे को ये समझ में नहीं आता है। जो व्यक्ति 3 रुपए किलो या 5 किलो राशन जो स्टोर से नफ्सबा के तहत मिलने के लिए था, अगर 100 रुपए 60 रुपए नहीं दे सकता है, सक्षम नहीं है, वो व्यक्ति 1000, 1500, 800 रुपए बिजली का बिल कैसे भरेगा? वो व्यक्ति आप देखें, बिजली के बिल के साथ साथ उसके घर में एक और वाटर अगर चार्जेस आते हैं, वो कहां देगा? स्मार्ट मीटर घर के बाहर लगाओ, जनता का पैसा लो, उधर से थोड़ा एक ड्रॉप की तरह कुछ फ्री में दे दो। तो इस चीज पर संज्ञान लेना चाहिए। सरकार ने जो अपना वादा किया था जनता के बीच में जाके, कि उन वादों पर अगर खरा नहीं उतरती है तो जनता आपके सामने है। जनता सरकार सत्ता में लाती भी है, लोकतांत्रिक प्रणाली के तरीके से सत्ता से हटाती भी है। पर यह सब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में उमर सरकार काम कर रही है, और क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि अभी पिछले दिनों एक एमएलए साहब जो हैं एनसी के, वो कह रहे थे कि ये सरकार जो है एक चपरासी तक को ट्रांसफर नहीं कर सकती है, पावर नहीं है सरकार के पास। तो ये भी एक कारण है कि डेवलपमेंट नहीं हो पा रही जम्मू कश्मीर की। देखिए, आप अगर ये बात रख के आगे जा रहे हैं, अगर कोई उन्हीं की सरकार का एमएलए ऐसी बात कर रहा है, तो ये लोगों के साथ, लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ जो हुकूमत बनी है उसके साथ भी धोखाधड़ी है, और लोगों ने जो अपना वोट दिया है उसके साथ भी विश्वासघात है। माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने जब जम्मू कश्मीर यूटी थी तो उन्होंने सबसे पहले वादा किया, बोला, अनाउंसमेंट था कि मैं यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, यही कहा। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, सबसे बड़ा तो उनकी क्रेडिबिलिटी पर वही बात जाती है, वो भी दो सीट से लड़ा। फिर उन्होंने बोला कि मैं लोगों को ये अपने मैनिफेस्टो के तहत राहत देने की कोशिश करूंगा, तो उसका किया उल्ट, स्मार्ट मीटर शुरू कर दिया, और उन्होंने बोला था बिजली के बिल क्यों आते हैं, हम तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। और बाकी भी जो मैंने अभी आपके बीच में चर्चा के रखा जो मैनिफेस्टो में था। रही बात के जम्मू कश्मीर में विल पावर होती है, यूटी तो दिल्ली में भी थी, दिल्ली में कितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के काम हुए आप देख सकते हैं। उसमें टेंडरिंग प्रोसेस में या तो ये कहें कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को कोई भी ग्रांट देने से मना कर दिया है, या भारत सरकार की जो भी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की स्कीमें पूरे भारतवर्ष में चल रही है और जम्मू कश्मीर को नहीं दे रहे हैं, ऐसा तो है ही नहीं। आप सरकार में हैं, सोर्स आपका दायित्व बनता, कर्तव्य बनता है कि आप अपने बजट में वो क्या चीजें रखें जिसके तहत आप लोगों को राहत दे सके। बजट में वो चीजें रखी नहीं तो अब कोसना किसको है? अब ये आपस में ही कोसते रहेंगे। इसका मतलब है कि ये अगर ऐसी बात है तो फिर इसका मतलब है उनकी क्रेडिबिलिटी पर डाउट होता है, उनकी कार्य प्रणाली पर डाउट होता है, और जो लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत इलेक्शन हुआ उसके तहत जो ये सरकार बनी, तो उस सरकार की यानी कार्य क्षमता पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि निसंदेह ही ये किसी भी तरह से लोगों के हित वाली बात उन्होंने नहीं की होगी, कि वो जो पहले ही कुछ करने से पहले ही अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हैं। पर यार सब इलेक्शन के दौरान जितना आप एक्टिव थे, क्या अभी भी उतना ही एक्टिव हैं, लोगों के बीच में हैं, लोग आपके पास अपनी समस्याएं लेकर के आ रहे हैं? देखो, न्यूज शहर इंडिया आपका एक मैंने देखा है कि जो हमेशा की तरह ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग करते हैं, और हर व्यक्ति हर चीज का पक्ष लेते हैं, चाहे पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। और लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत तभी 4th पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको माना जाता था, इसीलिए कहा जाता था। तो आपने खुद नोटिस किया होगा कि लोगों के बीच में जाना ही लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत, अगर हम लोगों के बीच में गए उसके बाद भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, चाहे सुख हो दुख हो, जहां तक हो सके हमारे पूरे साथी, हमारे पूरे नौजवान भाई
माताएं बहनें जहां तक भरपूर सहयोग और साथ दे रहे हैं। जगह जगह जाने का हमारा विजिट बनता रहता है, लोगों की समस्या जहां तक हो सके उनका साधन होता है। रोडों का मामला हो, हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से भी बात की, और रामबन के लिए राहत पैकेज की बात हमने चीफ मिनिस्टर साहब के साथ शेरी में भी की। ऐसी कोई बात नहीं, जो प्लेटफॉर्म जहां मिलेगा वहां हम बात उठाते हैं, एक लोकतांत्रिक प्रणाली के हिसाब से बात उठाते हैं, और जहां जिसकी गुंडागर्दी हो उसके हिसाब, और जहां करप्शन का साधन चल रहा हो और करप्शन इतना हावी हो गया हो कि लोकतांत्रिक प्रणाली पर भारी पड़ रहा हो और नौजवानों के रोजगार पर भारी पड़ रहा हो, नौजवानों के राइट पर भारी पड़ रहा हो, और मोनोपोली और होलिगनिज्म जो कंपनियों ने उठाई उसके खिलाफ भी हमने बात की, और उसके खिलाफ भी हमने एक्शन करने के लिए लोगों के साथ खड़े दिखाई दिए। जहां तक प्रयास है, उम्मीद है कि लोगों के लिए और अच्छा करें। जिनका दिल जीता वो साथ रहें, जिनका नहीं जीत पाए उनका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। परिहार साहब, क्या आने वाले समय में सूरज सिंह परिहार की घर वापसी हो सकती है, या आजाद उम्मीदवार के तौर पे ही लोगों के बीच में रहेंगे? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, लोकतांत्रिक प्रणाली में चाहे कोई भी पार्टी हो या कोई भी, ऐसा नहीं होता है कि जब हमने डिसीजन लिया हो तो कम से कम 8,000 लोग हमारे घर पे थे, सबकी सहमति थी कि आप नॉमिनेशन भरिए। यही बात मैंने उस वक्त भी कही थी। जब सबकी सहमति होगी आगे क्या करना है, तो वैसे ही चलता है लोकतांत्रिक प्रणाली में। अगर जब हम उतरे मैदान में तो हम भी चाहेंगे कि चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो, और जो भी आगे आने वाले इलेक्शंस हो, जो व्यक्ति सक्षम हो, ईमानदार हो, लोगों के लिए काम करता हो और लोगों के लिए बात उठा सकता हो, लोगों के मुद्दे को सॉल्व कर सकता हो, तो जाहिर सी बात है पार्टिसिपेशन में लोकतंत्र में किसी ने तो रोका ही नहीं। चाहे फिर आप पार्टी बेस पे करें तो चाहे इंडिपेंडेंट के तौर पे कोई नॉमिनेशन भरे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आगे जो भी इलेक्शंस आएंगे, आप और आपकी टीम पूरा उसमें उतरेगी? एक मैं पूरी बात क्लियर आपको भाई बताना चाहूंगा कि एक बात तो तय है कि जनता ने अगर मैदान में उतारा है तो जनता के मुद्दों को उठाना मेरा कर्तव्य है, जनता के साथ चलना मेरा कर्तव्य है, जहां तक चल सके चलें। और जनता ने अगर डिसीजन ले लिया कि हमें पंच, सरपंच, डीडीसी, बीडीसी भी लड़ना है, तो लोकतंत्र में किसने किसको मना किया है? तो अच्छे कैंडिडेट, अच्छे प्रत्याशी देंगे। जहां जो खराब प्रत्याशी दिखेगा उसके खिलाफ अच्छा, जो प्रत्याशी लोगों का जनहित का, जनता का पैसा, जनता की इनकम, अपने पेट के लिए पहले सोचता हो, उसके खिलाफ तो जरूरी तौर पे प्रत्याशी खड़ा करेंगे। नौजवानों का रोजगार कहां है? 180 से ऊपर व्यक्ति बाहर का यहां मरोग में लगा हुआ है, क्यों कोई नहीं बोल रहा है? अब वो नेता कहां हैं जो पंजाब हरियाणा से आते थे? अब वो नेता कहां हैं जो दिल्ली से आते थे, जो यहां आके लोगों को समझाते थे? वो जो चुने हुए नुमाइंदे, वो क्यों नहीं मुद्दा उठाते हैं कि यहां के नौजवान जो बेरोजगार है, यहाँ का युवा जो रोजगार के लिए दर बदर घूम रहा है, उनका रोजगार कैसे छीना जा रहा है? आप श्रीनगर में कुछ और कंपनी में जो काम करती है, वही कंपनी श्रीनगर में 30-35 हजार देती हैं, वही डोडा में 30-35 हजार देती हैं, और रामबन में क्या देंगे? वो 18-20 हजार। ऐसी गुंडागर्दी कहां चलेगी? बाहर से लोग, क्या यहाँ झंडी नहीं लगा सकता? कोई ड्राइवर नहीं मिलता आपको? क्या यहाँ स्किल्ड नहीं है, सेमी स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड नहीं? क्या चाहते क्या है? हर एक कैटेगरी के लोग हैं, हर एक क्लास के लोग हैं। जब इनके लिए आप रोजगार सरकारी दे नहीं सकते, तो जो प्राइवेट कंपनियां, वहां भी आप सिर्फ मक्किंग के पीछे लगे रहो कि बस अपना पेट भरना चाहिए। क्यों? पार्टी है पीछे, उनका पेट भरना चाहिए क्योंकि उनके साथ पार्टी है, उनका पेट चलना चाहिए क्योंकि शाम को उन्होंने बात कर लिया, उनका पेट चलना चाहिए जिन्होंने एक सोने का कॉइन, सुनने में आजकल पॉपुलर है कि किसी ने सोने का कॉइन लिया है किसी लीडर ने, तो उनका पेट भरे। लेकिन वो जनता के जो राइट हैं, जनता के जो हकूक हैं, उनको किसी भी किस्म से हम खत्म नहीं होने देंगे। उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो लोकल प्रयास हमने किए, थोड़े बहुत व्यक्ति लगे, वो लोकल वहां के लोगों ने एजिटेशन किया, रात भर रहे, कंबलों में से सोए, वहीं रोटी खाई। उसके बाद नाजायज तरीके से एफआईआर लगाई गई और बेगुनाह लोगों के खिलाफ खुला पर्चा लगाया गया कि इनने कंपनी के लोगों को मारा। यानी कि आप देखें, इन्वेस्टिगेशन का स्तर यह रहा कि
कंपनी वाले पर्चा लगा रहे हैं कि आप उसको बुलाओ, ये प्रोटेस्ट करता था, आप ये फलाना लड़के को बुला लो, नाम दे दे के बुलाए उन्होंने कि जो इधर रोजगार मांगने आते थे। सीसीटीवी फुटेज निकाल के देखा उन्होंने कि ये व्यक्ति रोजगार मांगने आता था, ये मांगने आता था। उनको इतना विक्टिमाइज किया, इतना टॉर्चर किया कि उनको जहनी तौर पर उनके माता पिता सारे जब सड़कों पर आने के लिए तैयार हुए, बात हमने उठाई, सारे मिलके चले तो उनको इंसाफ मिला, उनको इंसाफ मिला। लेकिन स्तर देखे कंपनी का कि बाहर से व्यक्ति लगाने के लिए ताकि लोकल व्यक्ति इधर नहीं आए, झूठे पर्चों में मुलवस करने लगे। तो ये कहां का इंसाफ, कौन बोलेगा? यहाँ के विधायक साहब को ऐसी बात बोलनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्टी कमिश्नर साहब की संज्ञान में आई हुई ये बात है, यहाँ के माननीय चीफ मिनिस्टर साहब को इनके खिलाफ बोलना चाहिए था। जबकि मैनिफेस्टो में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में ये बात दर्ज थी कि नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स और नेशनल हाईवे में किसी भी किस्म के जो पैसेंजर चलते हैं या लोग जो जॉब के लिए आते हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। और लेकिन विपरीत रहा है, उल्टा हो रहा है इस सरकार में। जो उन्होंने वादे किए थे मैनिफेस्टो में, जो लिखा था, उसके विपरीत काम हो रहे हैं। तो लिहाजा आप हाल ही में देखेंगे कि बहुत बड़ा संघर्ष नौजवान यहां पर करने वाले हैं। यूथ इकट्ठा होगा रामबन असेंबली सेगमेंट का, रामबन जिला का, और सबको बेनकाब करने के लिए। जो बेरोजगार यूथ है, नौजवान है, किसान है और माताएं हैं, वो सब सड़कों पर आने के लिए तैयार है। परिहार साहब, लोगों ने झोलियां भर भर के आपको वोट दिया, बहुत प्यार से आपको नवाजा। जो लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या मैसेज रहेगा आपका उनके लिए? देखिए, मैं तो जनता के बीच में पहले भी गया था, लोगों ने दिल खोल के अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को, अपने से छोटे इस नाजीज को दिल खोल के वोट किया। हमारी प्रयास था कि हम इलेक्शन को भारी अक्सरियत से जीते, लोगों का प्रयास था, सब एक लोगों, क्योंकि मैं जनता के नुमाइंदे के तौर पर बतौर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी मैंने नॉमिनेशन किया था। उनका तहे दिल से मैं सारी जिंदगी ऋणी हूं और वो उनका जो प्यार समर्थन अभी भी मिल रहा है। उनको कहीं ना कहीं मन में एक दर्द है कि हमारा प्रत्याशी जीत नहीं पाया। वो इंतजार कर रहे हैं कि 10 महीने चले गए हैं और अगला वक्त कब निकलेगा, जब डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत इलेक्शन में दोबारा बात और उद्देश्य के साथ हम उतरेंगे। उनका प्यार, सहयोग के लिए मैं उनका जिंदगी भर ऋणी हूं। उनके किसी भी कार्य तक जो मैं इस छोटी सी चीज, छोटे से ओहदे पे, छोटे से व्यक्ति के तौर पर जहां भी जाऊंगा प्रयास करता रहता हूं कि उनके कार्य को हल करें। उनका साथ, सहयोग, प्यार मिलता रहता है। एक छोटी सी झोली हमें मर गई, झोली थोड़ी कम पड़ गई, इसीलिए तो हम हार गए। अगर झोली थोड़ी बढ़ जाती तो शायद जीत जाते, लेकिन लोकतंत्र में जो जीतता है उसकी जिम्मेदारियां हैं, और जो विपक्ष में है कम से कम वो सवाल उठाए कि जनता के अनुरूप उसने कार्य भी करने हैं। और अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो जो सिटिंग एमएलए है तो उसका भी पॉलिसी होता है, विजन होता है कि असेंबली में किस किस्म की डेवलपमेंटल वर्क की जाए। और खास तौर पर रामबन असेंबली सेगमेंट में किस किस्म का वो प्रयास करेंगे और किस किस्म के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, या कहाँ अत्याचार हो रहा है, कहाँ डेवलपमेंटल वर्क नहीं हो रहे हैं, जेजेएम में पानी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, और साथ ही साथ जो डिजास्टर हुआ इतना बड़ा, इसके लिए क्या पैकेज सरकार देने वाली है। तो मुद्दे हैं, मुद्दों को अच्छे प्लेटफॉर्म पे उठा रहे हैं ताकि रिड्रेसल हो, रोड बने और हमारे एदवा रोड की भी कम से कम कनेक्टिविटी, और इस आज के एरा में उसको भी रामबन के साथ, नेशनल हाईवे के साथ जोड़ा जाए। चलें, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। एडवोकेट सूरज सिंह परिहार साहब हमसे बात कर रहे थे। असेंबली इलेक्शन के दौरान कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे और बहुत प्यार इनको मिला, दूसरे नंबर पे ये रहे हैं। काफ़ी सारी बातें इन्होंने हमारे साथ साझा की हैं, काफ़ी सारे सवाल खड़े किए हैं। कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि ये जो मसले मसाइल लोगों को जिनसे दो चार होना पड़ता है उन पे नज़रसानी की जाए और वो मामला हल किए जाए ताकि लोगों को एक राहत की सांस मिल सके। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।